स्वागत है दोस्तों। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी का हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल भी आपको मिलेंगे। सारे प्रश्न बहुत दिलचस्प हैं और एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आप आज सीख के यहाँ से जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु कौन थे? ऑप्शन: दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गिरधर दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अब इनके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। इनका जन्म 1823 ईस्वी में है, इसे ध्यान रखेंगे। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वामा मनोरंजन, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल हस्तामलक, आलसियों का कोड़ा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। 1823 में इनका जन्म हुआ है और ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के प्रबल समर्थक कौन थे? ऑप्शन: ईश्वरचंद विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के प्रबल समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में हमने ऊपर बात की कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु थे, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी भाषा में अरबी फारसी के स्वतंत्र प्रयोग के पक्षधर थे। तो एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो उर्दू अरबी फारसी के प्रवर्तक थे, यानी कि प्रयोग के माने जाते थे, और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ शब्दावली के बारे में। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे कि 1823 ईस्वी में इनका जन्म है। 26 में, 23 में शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, वो ध्यान रखना है। इन्होंने कालिदास की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत का 1882 में हिंदी अनुवाद किया। ये बात ध्यान रखें, कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि कालिदास की रचनाओं के अनुवादक कौन कौन थे, कौन नहीं थे, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आपको राजा लक्ष्मण सिंह का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में न्यायप्रियता के आदर्श को स्थापित किया गया है? ऑप्शन: पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में न्यायप्रियता के आदर्श को स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर प्रश्न आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो ये हमारा गद्य रचनाओं पर आधारित नोट्स है, इसकी जो डिस्काउंट ऑफ़र है, इसका आज लास्ट डेट है। इसका जो वास्तविक मूल्य है ये 460 है, लेकिन हमने इसे 28 फरवरी तक के लिए 380 इसका मूल्य रखा हुआ है। तो आप सभी अपनी सुविधानुसार जो आपको उचित लगे उसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए सभी परीक्षाओं में। तो आज अंतिम तारीख है, इसे ध्यान रखेंगे। आज जो ऑर्डर करेंगे उन्हें 380 में मिल जाएगा, बाकी इसका वास्तविक मूल्य 460। अगला प्रश्न देखते हैं। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन: सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, नई कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सचेतन कहानी। महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके बारे में और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। और नई कहानी आंदोलन का वर्ष क्या है? 1956। सचेतन कहानी आंदोलन की बात करें तो महीप सिंह का हमने देखा 1964 में। समांतर कहानी की बात करें, कमलेश्वर 1972 में। सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स 1979 में। तो इतनी कहानी आंदोलनों को आप एक साथ यहाँ एक प्रश्न के बहाने तैयार कर सकते हैं।
यहाँ प्रश्न था महीप सिंह किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे, सचेतन, लेकिन यहाँ कई सारी कहानियों के बारे में आप एक साथ इसे नोट कर लीजिएगा। आगे के भी सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप ध्यान से इन्हें देखेंगे। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है? ऑप्शन सारिका पत्रिका, आधार पत्रिका, मंच पत्रिका, हंस पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सारिका पत्रिका। समांतर कहानी आंदोलन सारिका पत्रिका से इसकी शुरुआत होती है और समांतर कहानी के जो प्रवर्तक थे, आरंभकर्ता कमलेश्वर का नाम आता है, सन भी याद रखेंगे साथ में। इसके साथ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आप इसे ध्यान रखेंगे कि प्रवर्तक इसके कमलेश्वर और 1972 में इसका प्रवर्तन होता है, समांतर कहानी सारिका पत्रिका। इतनी बातें आप एक प्रश्न के साथ में ध्यान रखेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण है कमलेश्वर के बारे में कि कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2003 में। सन 2000 में ये उपन्यास प्रकाशित होता है और 2003 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी एक रचनाकार का नाम आ जाए, उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को भी आप ध्यान से देख लें। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक 6 अंकों में लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, इस तरह से भी प्रश्न हमने इसलिए आपके लिए तैयार किया है कि आप दिलचस्पी से इसे देख के समझ सकें कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में है कामायनी, अंधायुग, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे हम और देख लेते हैं कि किस किस नाटक में कितने अंक हैं। जैसे अंजो दीदी, ये सिलेबस में लगे हुए सारे नाटक हैं। अंजो दीदी में 2 अंक हैं, चंद्रगुप्त में 4 अंक हैं, अंधायुग में 5 अंक है, अंधेर नगरी में 6 अंक है। तो इन सारे नाटकों का कभी क्रम भी पूछ सकता है कि अंकों के आधार पर इनका जो क्रम है उसे व्यवस्थित कीजिए। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आपको कहीं जल्दी दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें इसे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों का उनके अंकों के आधार पर क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हमने उसी तरीके से इसे एक प्रश्न को तैयार किया है। आषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी, अंधेर नगरी, अंधायुग। तो उनके अंकों, अब देखिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी ये प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन यहाँ अंकों के आधार पर पूछा हुआ है। तो अंकों के आधार पर आप देखेंगे तो आषाढ़ का एक दिन में कितने अंक हैं? कुल 3 अंक हैं आषाढ़ के एक दिन नाटक में। ठीक। अंजो दीदी में कुल कितने अंक हैं? 2। अंधेर नगरी में 6, अंधायुग में 5। अब आप इस दृष्टि से जब देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा सी, यानी अंजो दीदी, आषाढ़ का एक दिन, अंधायुग और अंधेर नगरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1900, 1910, 1922, 1942। तो इसका सही उत्तर है 1922। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन 1922 में होता है और इस पत्रिका के संपादक कौन थे? दुलारे लाल भार्गव। ध्यान रखेंगे, ये पत्रिकाओं से संबंधित इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसी पत्रिका जो कि आपने पढ़ के कभी छोड़ दिया होगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा, लेकिन पूछा जा सकता है, उसके संपादक का भी नाम आपको ध्यान रखना है साथ में। दोस्तों, हमारे प्रयास आपको किस तरह लगते हैं और जो भी आपके सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए उपयोगी है ये कक्षा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम जुड़े रहें। अगला प्रश्न देखिए, भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख का विवाद क्या था? ऑप्शन, निराला की कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं, प्रेमचंद ने शरचंद के साहित्य की नकल की है, बिहारी और देव में कौन बड़ा है, अनस्थिरता शब्द को लेकर उठा विवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है
निराला की कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक ये जो लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसका विवाद यही था कि निराला पर आरोप लगाए गए कि रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं बहुत सारी कविताएं निराला की। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि यह विवादित लेख प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन कानपुर से होता था और बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके संपादक थे। तो प्रभा पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका? कानपुर से। तो इतनी बातें आप एक प्रश्न में पा जाते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो आसान हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्माराम की टेंटे और कल्लू अलहैत नामक जो ये प्रसंग है वो किनके बीच में साहित्यिक विवाद था जिसकी वजह से ये चर्चित हुआ है? आत्माराम की टेंटे और कल्लू अलहैत। ऑप्शन: महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये साहित्यिक विवाद, आत्माराम की टेंटे और कल्लू अलहैत वाला जो ये प्रसंग है, ये बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच साहित्यिक विवाद है। इसका प्रसंग क्या था वो हम ध्यान से देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद उठा। बालमुकुंद गुप्त जी ने आत्माराम नाम से कई सारे लेखों की एक श्रृंखला चलाई और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के खूब आलोचना की उन्होंने, बालमुकुंद गुप्त जी ने। उसके उत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से लेख लिखा कल्लू अलहैत नाम से। तो कल्लू अलहैत नाम से किसने लेख लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कौन सा लेख? सरगो नरक ठिकाना नाही। और किस लेख को केंद्र में रख के विवाद ये उठा? भाषा और व्याकरण। बहुत सारी बातें हैं, इसे स्थिर होकर आप देखेंगे तो एक ही प्रश्न से कई सारे पॉइंट आपके तैयार होंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध था भाषा और व्याकरण, इसके अनस्थिरता शब्द को लेकर विवाद उठा। विवाद उठाने वाले थे बालमुकुंद गुप्त। प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा सरगो नरक ठिकाना नाही। तो इतनी बातें आपके तैयार हो जाएंगी केवल एक प्रश्न से। तो बहुत ज़्यादा सवालों की श्रृंखला न लेकर हम बहुत कम प्रश्नों के साथ अधिक से अधिक जानकारियां यहाँ हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो फिर से जिन लोगों ने सूचनाएं नहीं देखी हैं उनके लिए कि यूपी हायर का गद्य रचनाओं का जो ये पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं हैं उन पर आधारित हमारा ये नोट्स वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट है। इसमें 250 लगभग प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वन लाइनर सभी रचनाओं पर जो महत्वपूर्ण कथन हैं, जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब एक जगह कलेक्ट हैं। और 28 फरवरी यानी आज इसका अंतिम दिन है ऑफ़र का। आज आपको 380 में मिलेगा। इसके बाद इसका जो वास्तविक मूल्य है वो 460 है। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं और इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।